अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो ये पास्ट पेपर है APS के मैथ का, क्लास 6 के मैथ का, जिसका सेक्शन 2 जो है दैट इज़ सब्जेक्टिव सेक्शन है, जो 60 मार्क्स का वो करेंगे। इस सेक्शन में उसने हमें डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन दे दिए हैं। जैसे चैप्टर 4 से उसने क्वेश्चन दिया है, 5 से दिया है, 7, 8 वगैरह जो चैप्टर है ना, इनसे उसने ना हमें क्वेश्चन दे दिए। तो ये जो चैप्टर में से क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी ये सारे डिफरेंट किस्म के जो कंसेप्ट हैं इंशाल्लाह इस वाले लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल इसमें 7 क्वेश्चन हैं। 7 में से जो है हर क्वेश्चन के यानी इक्वल 2 पार्ट्स हैं, तो टोटल 14 हो जाते हैं। तो उसने हमें 6 क्वेश्चन करने का कहा, यानी से, और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो 60 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। लेकिन हम इसमें सारे के सारा पेपर जो है 7 क्वेश्चन करेंगे, जिससे पूरे के पूरे जो पेपर है इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कमिंग एग्जाम है उसके तमाम कंसेप्ट जो है इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसने दे दिया। ये जो क्वेश्चन दिए हुए, ये एक्सरसाइज 5A के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनमें से दिया हो गया, जो 5A में जो कंसेप्ट सिखाया गया उसमें से ये क्वेश्चन पिक किया गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे तो 9 ओवर 2x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 + 1 3 ओवर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ये तो 2 ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x और 5 आ जाएगा। इनमें देखें वेरिएबल इसके साथ और इसके साथ सेम वेरिएबल है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। 9 ओवर 2x, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 ओवर 3x, आगे जी इक्वल का साइन। ये 5 है, जब ये प्लस उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़र 6 और इसके नीचे यानी 2 3 और 2, इन तीनों ये जो डिनोमिनेटर है इनका जब हम LCM लें तो 6 आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड, हम 6 को इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू हैं, और इक्वल के जो उस तरफ वैल्यू हैं उनसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। ठीक है जी, 3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। अब देखिए 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है। 2 3 ज़र 6, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 27 होता है। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़र 4 हो जाता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 हो जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2 3 ज़र 6 और 3 3 ज़र क्या हो गया 9 हो गया। अब हमारे पास 27 में से जब हम निकालते हैं 4 तो हमारे पास पीछे कितना बनता है 23x हो जाता है, और इस तरफ हमारे पास कितना बन जाता है 21, यानी कि हम जब निकाल देंगे 30 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 21। अब x इधर ही रह जाएगा, ये जो 23 है उस तरफ जाके 21 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट B हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B हम करने लगे। अच्छा, पार्ट B में जो है ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8A जो 8B है, एक्सरसाइज 8B आपके चैप्टर 8 से की एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट B है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट B है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट B में उस तरह उसने एक पैरेलल 2 लाइंस दी हुई हैं यूँ, और उनके बीच में इस तरह एक डायग्राम है, और ये उसने कहा है कि ये वाला एंगल जो 20 डिग्री है, कह रहा है ये फाइंड करो। इधर उसने एंगल हमें दे दिया जी 37 डिग्री, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये E है हमारे पास, और इधर उसने हमें दे दिया एंगल जो दे दिया 69 दे दिया, ये A है, और ये B है, और ये C और क्या है D है। ठीक है, तो यूँ ये वाली A B और C D कह रहा है पैरेलल है। A गिवन में, यानी गिवन में हमारे पास क्या है A B इज़ पैरेलल, ये जो डबल लाइन होती है ये पैरेलल का साइन होता है। A B इज़ पैरेलल टू C D। अब हम एक और काम करेंगे, वो ये करेंगे कि हम एक और लाइन यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लेते हैं जिसका नाम हम PQ दे देते हैं। अब हम क्या यहाँ मेंशन कर देते हैं कि PQ इज़ पैरेलल टू A B एंड C D, यानी कि PQ पैरेलल A B के भी और C D के, मतलब ये A B PQ और C D ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। अब क्या होता है कि जब एक पैरेलल लाइन हमारे पास यूँ होती है, जो हमारे पास ये क्या है A और B है, इसी तरह
ये पी क्यू मैंने एक और लाइन ड्रा की है, पी क्यू मैंने जो लाइन ड्रा की है ये हमारे पास एक और पैरेलल लाइन है। जब भी पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इस तरह कट करती है, यूँ स्ट्रेट लाइन होती है ट्रांसवर्सल यानी कट करती है, तो उसके इस पोजीशन पे बनने वाला एंगल इस पोजीशन पे बनने वाले एंगल के, यानी अगर ये 1 है ये 2 है तो ये 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं इसलिए इक्वल है। अब अगर हम देखें तो क्या है कि ये बी है, मैं बी को इधर लिख देता हूँ, ये वाला बी एंगल, यानी कि मैं यहाँ निशान लगा के बी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तो मैंने फाइंड करने। अब ये जो पूरा बी एंगल था, जब हमने पी क्यू ड्रा किया तो इसने एंगल बी को 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। किस किस एंगल में डिवाइड कर दिया? जो वो डिवाइड कर दिया उसने, एक ए ई पी के पी यानी ये वाला पोर्शन, और एक सी ई पी एक ये वाला पोर्शन। तो ये टोटल जब मिलेगा तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो अब अगर देखें तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है? ई है। अभी मैंने ए बी पीछे है मेरे पास, नहीं सी डी, अभी सी डी मेरे पास जो एक लाइन पैरेलल है, अभी तक उसको मैंने ज्वाइन नहीं करा है, वो आप सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर यहाँ पर उसने देखो एंगल दे दिया 69, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 69 बनेगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ए ई पी जो है वो इक्वल है किसके? बी ए ई। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स, क्यों इसलिए हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल ये भी साइड पैरेलल, ये भी साइड पैरेलल है। इसी तरह और ये दोनों किसकी इक्वल है? अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के मैंने लिखना था 69 डिग्री, फिर उसके बाद आगे जाता। अब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, ए ई पी यानी कि ये वाला आ गया क्योंकि इसका अल्टरनेट एंगल है। अब इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली यानी इसी तरह कौन सा एंगल? जो एंगल होगा डी सी ई पी ई सी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। यानी कैसे कि अब यहाँ से ये जो लाइन है इसको जब मैं इधर लेके आऊँ सी, इस जगह सी वाली जगह, सी पॉइंट में इसको कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर जो एंगल है मेरा कितना है जी? 37 डिग्री है। तो इस जगह भी मेरा एंगल क्या होगा? 37 होगा। क्यों? कि ये दोनों पी क्यू और सी डी पैरेलल है, तो इस यहाँ और यहाँ एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो मैं क्या लिखूँगा? पी ई सी, ई के ऊपर एंगल बन रहा है तो इसलिए इसके ऊपर मैंने एंगल का निशान लगा दिया, इज इक्वल टू पी ई सी इज इक्वल टू डी सी ई सी ई इज इक्वल टू 37 डिग्री। यानी पी ई सी ये वाला एंगल और डी सी ई ये वाला एंगल ये आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? और दोनों 37 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, यानी एंगल के निशान डाल के एंगल्स आगे एस डाल दें, इसका मतलब है एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स के, पैरेलल साइड्स के क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं। तो इसलिए हमारे पास पी ई सी जो है वो 37 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे ये वाला पोर्शन 37 डिग्री। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा है कि बी डिग्री, यहाँ उसने क्या दिया था? ये बी डिग्री। ये बी तो ये पूरे का पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे आगे? बी डिग्री इज इक्वल टू 69 प्लस 37, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 69 प्लस 37। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 69 मैं यहाँ लिख देता हूँ और 37 कितना हो जाएगा? 16 6 1 कैरी 6 3 9 और 10 106 डिग्री। तो बी जो है हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? 106 डिग्री हमारे पास इस तरह इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरह हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। 2 का पार्ट ए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है उसमें एक फिगर दी हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 8A का 13 है। उसमें उसने हमें क्या दी हुई है? एक ये लाइन है हमारे पास, यूँ स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम क्या है जी? ए बी है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और सी डी एक और स्ट्रेट लाइन है। ये सी है और ये क्या है? डी है, एक और स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है जी? 6x डिग्री है। ये 3 यहाँ से यहाँ तक 3y डिग्री है और यहाँ से उसने एक इस और एंगल बना लिया जो एक इस तरफ 34 डिग्री दे दिया
और ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो उसने हमें कितना दे दिया जी। अच्छा ये पॉइंट ओ है और ये वाला जो एंगल है ये इसने हमें, थोड़ी सी छोटी लाइन लगा लेते हैं, ये उसने दे दिया हमें 186 माइनस 4x, 186 माइनस 4x होल के ऊपर डिग्री हो गए। ठीक है, और कह रहा है कि इन फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और दूसरी क्या है सी डी, आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है। ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमारे पास जो एंगल है देखना, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं दोबारा इसमें बनाता हूँ। ये देखो मेरे पास सी डी है, आपकी आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ ए बी। अब देखें ये वाला एंगल कितना है 6x है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका जो पॉइंट जहाँ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे काट रही होती है, उनके आमने सामने एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इन्हें वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये वाला इसकी इक्वल होगा। अब अगर देखें तो इस वाली फिगर में तो ये वाला जो एंगल था उसने काट दिया, दो हिस्सों में काट दिया। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास एक एंगल ए ओ डी जो होगा, ए ओ डी इक्वल होगा किसके, बी ओ सी के। यानी यहाँ से आप इधर आते हैं और इधर से ऊपर जाते हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, यहाँ से आप इधर आएँ और इधर से आप इधर जाएं तो इस पूरे एंगल के इक्वल। ये क्या बनेगा ए ओ डी, यानी ये ए ओ है ना, तो ए ओ डी ये वाला एंगल है, कितना है ये इधर 34 और 186 माइनस 4x ये वाला एंगल, ये पूरा जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इस पूरे एंगल की जगह क्या लिखेंगे, 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x इज इक्वल टू बी ओ सी कितना है 6 डिग्री है, 6x डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 6 और 4 10, 10 का 0 1 क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12, 12 का लगा 2 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इट्स इक्वल टू 6x, ये जो -4 है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बन गया 120 बन गया, ये वाला उधर चला गया। अब ये देखो 220 हो गया और इधर बन गया जी 10x। अब ये जो x इधर के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके 10 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 से यानी 10 पीछे 22 बच जाएगा, x इज इक्वल टू 22 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 22 आ गई। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गई जी, y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये देखिए हमारे पास सी ओ डी, ये एक सी ओ डी, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, यानी ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो यहाँ 3y है ना, तो अब हम क्या करेंगे 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बन रहा है ये 180 का, यानी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनेगा। 6 x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 22 डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180। 6 2 12, 1 कैरी चला जाएगा, 6 2 12 और 1 13 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3y को इधर ही रहने दें, ये जो 132 है जो उधर जाके क्या हो जाएगा 132 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 180 में से 132 को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो कितना बच गया जी 3y इज इक्वल टू 48। अब ये हमारे पास 3 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब 3 1 3 16 है, इन 3 का टेबल 48 पे 16 टाइम जाता है। तो उसने कहा था कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू 22 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 16 आ गई है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, आपकी जो एक्सरसाइज क्या है 5C का क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ही स्टेटमेंट के अंदर अल्ट्रेशन की गई है, उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू को चेंज किया गया है, जिससे क्या हुआ आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो चलें, मेन चीज़ है कि कंसेप्ट सेम है, आगे जो है सिर्फ वैल्यू चेंज है, आपने कंसेप्ट पर फोकस करना है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आगे कोई मसला। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि नंबर बी द एक्स, नंबर बी द एक्स है हमारे पास। अब नंबर हमारे पास एक्स है,
अब हम लिखेंगे व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6। जब हम इसको व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6 बात करते हैं जी 6 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर और जो है 4 है वो क्या है x है। सम ऑफ द नंबर एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हमारे पास आ जाएगा जी 4 प्लस x प्लस 4, यानी उसमें हमने क्या कर देना है 4 को ऐड कर देना है। उसके बाद आगे जो वो बात करता है कि अब हमने क्या किया जी सम ऑफ द नंबर एंड से x प्लस 4 आ गया। अब जो उसने हमें कंडीशन लगाई बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 66, अब वो कह रहे हैं बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 66, तो बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 66 रिजल्ट इज ऑब्टेन एज, चल मैं लिखता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि एक नंबर है जो आपके पास, उसको जब आप 66 से क्या कर लेते हैं 66 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर जो है कितना है जी 4 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब वो ये कह रहा है स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ता हूँ, थोड़ी सी स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है उसको आपने समझना है। मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और साथ साथ एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अब वो कह रहे हैं मैंने नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। तो हमने फर्स्ट कर लिया कि नंबर हमारे पास क्या है x है। फिर आगे उसने कहा कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो नंबर हमारे पास x था तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6x हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। अब वो ये कह रहा है व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 66, कह रहे हैं 66 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले द रिजल्ट ऑब्टेन इज द सेम एज 4 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 4। अब वो कह रहा है सम ऑफ द नंबर एंड 4, सम ऑफ द नंबर एंड 4। अब वो कह रहा है कि एक नंबर है उसको क्या करना है वो नंबर जो नंबर है और प्लस 4 सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर क्या है x है, सम ऑफ द नंबर एंड 4, सम ऑफ द नंबर एंड 4 क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। कह रहा है 68 से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आपके पास है उसमें आपने 4 ऐड किया वो 4 टाइम हो जाएगा, यानी 4 टाइम हो जाएगा क्या कि एक नंबर है x, उसको आपने क्या कर दिया 6 टाइम कर दिया। ये देखो जी हमने 6 टाइम कर दिया। अब वो कह रहा है कि जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बिफोर सब्ट्रैक्टिंग 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले जब से आप या इस तरह समझिए कि 68 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसका जो रिजल्ट है और जो नंबर आपके पास है उसमें 4 ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी वो ये कह रहा है कि जो आपने नंबर लेट किया हुआ है उसमें आप 4 क्या करो ऐड करो, 4 को ऐड करने के बाद 4 से उस पूरे जो नंबर है उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने क्या किया वो नंबर हमारे पास क्या था नंबर x था, उसमें हमने क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया। फिर कह रहे हैं उससे 4 से मल्टीप्लाई करो। कह रहे जब आप उस नंबर में 4 ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल वही आएगा कि अगर जो उसी नंबर को आपने 6 टाइम जो किया हुआ है उसमें उसे 66 से माइनस कर दें। यानी 66 से उसको क्या करें माइनस करें। कब माइनस करेंगे जब उसी नंबर को आप 6 टाइम कर दियोगे। यानी ये नंबर था इसको हमने 6 टाइम कर दिया। अब कह रहे हैं इस नंबर को ये जो नंबर आपने 6 टाइम किया है ना 66 से माइनस करो। इस नंबर को जिसको हमने 6 टाइम किया उसे हमने 66 से माइनस कर दिया। कह रहे जब आप माइनस करोगे ना तो उसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा जब आप उसी नंबर में 4 ऐड कर दोगे और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। ये देखो आपने ये थोड़ी सी स्टेटमेंट होकर आपको समझ आ गई होगी। मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, मैं बाद में ये आपको सेटिस्फाई करके दूंगा बिल्कुल। जो x की वैल्यू आएगी इन दोनों साइड में सॉल्व करूँगा तो लेफ्ट और राइट का मेरा आंसर ठीक आएगा, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 66 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 16। अब क्या किया इस 4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया। यानी 4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16x। अब हमने ये करना है 66 इस वाले 16 को पहले इधर ले आओ तो इधर आके ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। इधर क्या है 4x है, ये जब जाएगा ये जाएगा जब प्लस 6x जब उस तरफ जाएगा तो -6x उधर जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। यानी ये जो -x है ना ये जब इस तरफ गया तो प्लस हो गया। अब 66 में से
क्या निकालें 16, तो पीछे हमारे पास कितने बने 50, इधर हमारे पास कितने x हो गए 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ 50 के नीचे जब आके डिवाइड हो जाएगा तो दूसरी तरफ x बच जाएगा, 10 5 ज़र 50, तो x इज़ इक्वल टू, मैं x को इस तरफ लिख देता हूँ और उस नंबर को 5 को उधर लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी बन गई है, मैं इधर आगे लिख लेता हूँ। अब देखो ये 5 बच, इधर देखो 10 5 ज़र 50 इक्वल इसी तरह और x इसी तरह, तो x इज़ इक्वल टू मैं 5 कर देता हूँ। अब ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं दोबारा ये क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, 66 माइनस 6x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये जो उसने कंडीशन बनाई है मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो 66 माइनस 6, x की जगह क्या लिख दो 5 इज इक्वल टू 4, x की जगह लिखो 5 और 4 इसी तरह। अब 66 6 5 ज़र 30, अब ये आ गया 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 6 में से 0 गए 6 और 6 में से 3 गए 3 इज इक्वल टू 4 9 ज़र 36। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो जो वो रिजल्ट कह रहा है, जो स्टेटमेंट कह रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो कह रहा है एक नंबर है, उसको आप 6 टाइम कर देते हो, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6, कह रहे जब आप उसे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो 6 के साथ, फिर क्या होता है, यहाँ तक बात हो गई कि व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6। फिर वो कहता है कि वो नंबर जो आपके पास है वो वाला नंबर और प्लस 4, सम ऑफ अ नंबर एंड अ 4, कौन सा नंबर जो आपने लेट किया हुआ है वो नंबर प्लस 4, ये चीज़ आ गई। अब वो कह रहे हैं अब आपके पास क्या है, एक 6 टाइम नंबर है और जो नंबर है उसमें 4 भी ऐड कर दिया, अ नंबर एंड सम ऑफ अ नंबर एंड अ 4 एंड अ 6 टाइम अ नंबर, कह रहा है कि ये इक्वल होते हैं तब होते हैं, इसको 66 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं करो तो दूसरी तरफ वही नंबर 4 टाइम हो जाएगा, यानी दूसरी तरफ वही नंबर 4 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि 66 में से 6x माइनस किया और 4x प्लस 4, जो उसने कंडीशन बताई थी वही, ये हमें कंडीशन मत देखो, यहाँ पे मैंने कंडीशन में वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई किया तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई। इस पेपर के हिसाब से 3 का पार्ट ए है। ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 4A है, एक्सरसाइज नंबर 4A है और उसको क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, एक्सरसाइज 4A है और उसको क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इन दोनों में उसने सिर्फ क्या चेंजिंग की, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा आइडिया, बेशक आप चाहें तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। आपको बताने का मकसद, ये क्वेश्चन के कंपैरिजन करने का मकसद ये है ताकि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो उसी से मिलता जुलता हो, तो आपको पता हो कि बेसिक कंसेप्ट तो वही है, जस्ट वैल्यूज़ और नेम वगैरह को चेंज कर दी गए। अब उसमें उसने क्या कहा हुआ था, 2 लोग थे जिनका नाम था, एक का नाम जॉन वे था और दूसरे का नाम था लिक्सन। अब इधर उसने जॉन वे की जगह जावेद कर दिया है और दूसरा लिक्सन जो है उसकी जगह नवीद कर दिया। जो इधर क्वेश्चन है जॉन वे, वो कहता था कि $1600 कमाता है महीने का, जबकि इधर वो कहता है कि जी, इधर उसने डॉलर के बजाय रुपीज़ में पैसे दे दिए कि जो जावेद है वो 55,000 कमाता है। दूसरा जो जॉन लिक्सन था वो वहाँ पर आपकी जो बुक में क्वेश्चन 8 है उसमें वो $68 कमा रहा है मंथली, जबकि इधर वो जो है वो 68,000 रुपीज़ में कमा रहा है। अब वहाँ पर जो है एक बंदा जो है जॉन वे, वो $1200 जो है क्या है कि टोटल जो एड है चैरिटी है वो देता है, जबकि इधर वो जो है जावेद वो 25,300 देता है। उधर जो लेक्सन था वो $4,500 दे रहा था, तो इधर जो है वो दे रहा है कितना 13,500 दे रहा है। अब ये है कि दोनों में क्या करना है कि परसेंटेज फाइंड करनी है। कह रहा है कि जी कहाँ से फाइंड करने कह रहा है, हु डोनेटेड हाई परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम टू ईदी वेलफेयर। अब देखो उधर कोई और वेलफेयर थी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसने नाम नहीं दिया होता, इधर उसने ईदी फाउंडेशन का नाम दे दिया, ठीक है, ट्रस्ट का। तो दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो जावेद, नहीं लेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद दिया हुआ है, जावेद मंथली इनकम कितनी है जी, 55,000 रुपीज़, 55,000 है, ठीक है जी। ये तो उसकी मंथली क्या होगी, इनकम होगी। अब उसकी जावेद की एनुअल इनकम हम निकाल लेते हैं, एनुअल यानी सालाना इनकम जो है एक साल में वो कितने पैसे कमाता है।
क्योंकि उसने उस साल के हिसाब से रेशो पूछी हुई है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 55,000, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें जी, हम यहाँ पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यू को। ये हमारे पास 6,6,0,1,2,3 6,60,000 रुपये जो है वो क्या करता है, एक साल में कमा रहा है। अब हमने क्या निकाली, परसेंटेज ऑफ डोनेशन। देखो परसेंटेज ऑफ जवेद डोनेशन, जो उसने डोनेशन दी है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो जी, उसकी परसेंटेज के लिए पहले चलिए एक बाद में लिखते हैं, पहले उसकी डोनेशन ले लेते हैं कि उसने डोनेट कितना किया है। वैल्यू में लिख लूँगा जवेद डोनेशन। जो उसने डोनेशन दी है, उसने डोनेशन दी है जी 25,300 25,300 ठीक है जी, 25,300 उसने डोनेशन दी है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ जवेद डोनेशन, उसकी परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट उसने सालाना दी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जितनी उसने परसेंटेज दी है, डिवाइड बाय टोटल इनकम जो है उसकी कितनी है, एनुअल कितनी है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया। अब देखो, जो उसने डोनेशन दी डिवाइड बाय टोटल एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें 1 2 3 4 0, ये वाले 2 और 2 4 0, इन 4 0 से कैंसिल कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 253 और 66%। तो अब हम कैलकुलेटर से इसे क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं। 3.833% है। अब उसने क्या कहा है, अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ो तो वो कह रहा है कि गिव योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने, लेकिन मैंने 3 लिखे। 3 लिखने की रीज़न है, 3 लिखने की रीज़न इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्योंकि जो नंबर 4 है आपके पास, नंबर 4 आपके पास क्या है, 3 है, इसलिए ये 3.83 ही रहेगा। अब राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि जितने डेसिमल, अब जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर बाद में रेज कर दूँगा। 3.833 था, मैंने 2 डेसिमल लिखना था तो मैंने इसे 3.83 लिखा। अगर ये वैल्यू लाइक ऐसे होती 3.835 होता तो फिर हम ऐसे लिख देता 3.84 लिख देता। जितने डेसिमल, यानी कि 2 डेसिमल की उसने बात की, तो हम तीसरे नंबर को नोट करेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। अगर तीसरा नंबर हमारे पास 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर होता तो हम इसको 4 बनाते, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। अदरवाइज अगर आपका 0 1 2 3 4 इनमें से अगर कोई नंबर होगा, जैसा कि अब हमारे पास यहाँ 3 है, तो हम नंबर 2 जो है उसमें किसी किस्म के इंक्रीज़ नहीं होगा, वो नंबर वही रहेगा जो है। तो इसलिए राउंड ऑफ का ये मतलब होता है कि जिस पॉइंट तक आपने जितने प्लेसेस तक आपने उसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, उससे एक डिजिट आप ज़्यादा देखें। अगर उससे ऊपर वाला डिजिट जो है आपके पास क्या है 5 या 5 से ज़्यादा है, तो वो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया। और अगर इन ऊपर वालों में से है तो आपका वो डिजिट वही रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया मैंने दूसरे का राउंड ऑफ का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब दूसरा जो इसका पार्ट है, वो दूसरा बंदा जो है उसका नाम क्या है जी, आई थिंक नवीद, दूसरे का क्या नाम है जी उसका, नवीद। अब देखो हम लिखेंगे नवीद, बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे। नवीद मंथली इनकम, जो उसके महीने की इनकम है वो कितनी है जी, मंथली उसकी इनकम है जी 68,000, यानी 68,000 रुपीज़ है। बेशक इसके साथ आप RS रुपीज़ लिख लें। अब हम क्या लिखेंगे, नवीद एनुअल, जो एनुअल इनकम है वो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 68,000। अब देखो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 68, उसकी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एनुअल का मतलब होता है सालाना, पर ईयर। मल्टीप्लाई करते हैं जी 81,600, 81,61230 आ गए, यानी 8,16,000 रुपये जो है वो एक सालाना कमा रहा है बंदा। अब क्या है कि नवीद की जो डोनेशन है वो भी हम लिख लेते हैं, वो पैसे कितना दे रहा है।
नवीद डोनेशन कोई 13,000 समथिंग आई थिंक देते हैं, 13,600 रुपीज़, 13,600 वो क्या है डोनेशन दे रहा है। 13,600 क्या है कि जी वो डोनेशन दे रहा है। तो अब हम नवीद की परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नवीद डोनेशन दैट इज 13,600 divided by total income that is 8,16,000 multiply by 100 then परसेंटेज का साइन। अब ये देखो 1 2 3 4 जीरो है, लेकिन हम 2 जीरो ये 1 जीरो ये काट के तो हम टोटल 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर 1360 डिवाइडेड बाय 816 7 परसेंटेज का साइन। एक कटिंग आप नहीं भी करते तो इस ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसको उस पूरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। 1360 डिवाइडेड बाय 816। अब देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, 1.666%, ठीक हो गया जी, 1.666% आ गया। अब उसने कहा था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस करें, मैंने इसलिए 3 लिखा ताकि आपको पता चले कि मैंने इसे राउंड ऑफ करना है। अब इसमें लिख लूँगा 1.67% का परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब से ये वाला देखो सेकंड डिजिट एक अदद बढ़ गया, क्यों इंक्रीज़ कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा थर्ड डिजिट जो था 5 या 5 से ज़्यादा था यानी 6 था, इसलिए ये वाला डिजिट एक इंक्रीज़ हो जाएगा, 6 की बजाय 7 लिख दूँगा। तो इस तरह नवीद की जो परसेंटेज आ गई 1.67। अब उसने क्या कहा है कि हायर परसेंटेज किसने गई, who donated a higher percentage of his annual income। तो लाजमी बात है इस बंदे ने 3.83%, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्या है जी, जावेद परसेंटेज ऑफ डोनेशन इज हायर देन नवीद डोनेशन, यानी कि उसकी डोनेशन ज़्यादा है। जवेद परसेंटेज ऑफ डोनेशन इज़ हायर देन दी नवीद डोनेशन। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है वो हमने कर लिया है। अभी हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ। 3 का पार्ट बी है, मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन लिया गया जी 5 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी ई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 11 है और उसका पार्ट ई है, यस ई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने दे दिया जी 6 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइड बाय 7 और -12 इज़ इक्वल टू 2 वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। ये उसने हमें क्वेश्चन दे दिया। फिर देख लेते 6 वाई माइनस 2 7 -12 इक्वल 2 वाई माइनस 3, ठीक है। अब हम देखें अगर तो हमारे पास क्या है, ये 7 है ये 3 है, 7 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो 21 है, दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड, यानी इक्वल के इस तरफ भी 21 जो वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल के जो दूसरी तरफ वैल्यू है उससे भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा स्टेप लिख लूँ फिर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये स्टेप में मैंने किया क्या है। इस स्टेप में मैंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो ये किया कि ये जो 21 है इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा ये काम मैंने ये किया कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी उनको मैंने साथ अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 6 को y से मल्टीप्लाई किया तो 6y हो गया। अब इसी 6 को जब मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 हो गया। फिर इसी तरह 12 के साथ 21 आ गया, फिर इक्वल का साइन। इधर भी देखो 21 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला 3 एज इट इज़ हो गया। इस 2 को पहले मैंने क्या किया y के साथ तो 2y हो गया और फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। अब देखें ये नीचे वाले वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 21 तो 3 आ गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि आगे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी हम कैलकुलेटर से, देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। $252 आ गया जी, कितना आ गया जी 252 इज इक्वल टू 3 7 21 तो 7 इंटू 2y माइनस 14 आ गया। अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 18y माइनस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 36 252 इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14y और 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 7
4 ज़र 28, 2 कैरी 7 1 ज़र 7 और 2 98 हो गए। ठीक हो गया जी। अब 18y इसी तरह आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 में 2 ऐड किए 8 हो गया, 5 में 3 ऐड किए 8 हो गया और ये 2 आ गया और साथ साइन माइनस का इज़ इक्वल टू 14y माइनस 98। अब क्या होगा कि 18y माइनस 14y इज़ इक्वल टू माइनस 98 प्लस 288। अब इस स्टेप में क्या हुआ, ये जो माइनस 288 था जब इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस 288 आ गया। ये जो 14y था ये इधर आके माइनस 14y। अक्सर स्टूडेंट जब पेपर चेक करते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे ये 288 उधर लेके गए ना तो इसका साइन इसी तरह रहता है, साइन इसका चेंज कर देते हैं। यानी ये तो नंबर पहले से उधर होता है ना, जो पहले से नंबर उधर है ऑलरेडी उधर है, उसका साइन बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना। साइन चेंज होगा जो नंबर इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, लेफ्ट से यानी राइट जा रहा है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है जी 190। इधर बच गया जी 190 प्लस 190 बनेगा क्योंकि 288 इज़ ग्रेटर देन 98। इधर बचेगा जी 4y क्योंकि 18 में से 4 चले गए, 18 में से 14 चले गए इनफैक्ट। y इज़ इक्वल टू 190 डिवाइड बाई 4। अब 2 के टेबल से ये कैंसिल भी होते हैं। कैसे? 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, 2 का टेबल 2 9 ज़र 18 और 2 5 ज़र 10, 2 9 ज़र 18, एक बचा 10 होगा, 2 5 ज़र 10, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ गया जी 95/2। अब देखिए 95 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, 2 4 ज़र 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 5 उतरा, 2 7 ज़र कितना हो गया जी 14, पीछे हमारे पास 1 बचा। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई जी 47 1/2। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एक्सरसाइज इन 3, इनफैक्ट 3 भी का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ Q। कह रहा है कि Q जो है आप फाइंड करो जी। मैं आपको थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि ऊपर मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से लिए गए। Q को फाइंड करो, K 7 है, कह रहा है K की वैल्यू मैं आपको 7 दे रहा हूँ, P की 3 वैल्यू दे रहा हूँ और जो इक्वेशन दे रहा हूँ इफ़ K इज़ इक्वल टू P प्लस 2Q, P प्लस 2Q डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखो क्वेश्चन कहाँ से लिए गए। ये जो क्वेश्चन लिए गए एक्सरसाइज 5B है, क्वेश्चन 6 है। एक्सरसाइज 5B का एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 6 से कंसेप्ट लिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन के चेंज किस तरह, वहाँ पर जो वैल्यू है Q की वैल्यू उसने वहाँ पर यानी इस वाले क्वेश्चन में Q की वैल्यू 9 दे दी, P फाइंड करने का कह रहा था। इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, कह रहा है कि Q को फाइंड करो, P की वैल्यू उसने 3 दे दी, बस ये थोड़ी सी वैल्यू यानी कि P की दे दी, Q फाइंड करने का कह रहा है। जबकि एक्चुअल जो क्वेश्चन है 5B का क्वेश्चन 6 उसमें Q की वैल्यू 9 है और P की जो है उसमें फाइंड करने का कह रहा है। क्योंकि अब थोड़ी सी अल्ट्रेशन हुई है, यही चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट थोड़ी सी वैल्यू को इधर उधर किया जाता है, या जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वो जवेद है, वो बस ड्राइवर वाला जो है पीछे हमने क्वेश्चन किया, वो जो है 4A का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जॉन वे की जगह उसने जवेद का वर्ड यूज़ किया, थोड़े से रुपीज़ को डॉलर इस तरह चेंज किया, तो अक्सर स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता नहीं किस तरह आ गया। तो जस्ट फोकस ऑन कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे वैल्यू इधर की उधर कर दे, इधर प्लस माइनस के एक की वैल्यू दे दे, दूसरे की फाइंड करने का, जितना मर्जी क्वेश्चन घुमाएगा आपका कंसेप्ट नहीं घूमना चाहिए, आपका कंसेप्ट वही रहेगा। तो इसलिए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन जिस तरह का भी होगा आप कर लेंगे। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो K की वैल्यू उसने हमें 7 दे दी, यहाँ K है, K की जगह मैंने 7 इक्वल, इसी तरह अब P जो है 3 है, देखो P की वैल्यू उसने P की वैल्यू 3 दी है, इस जगह मैं P की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, ये 2 लिखूंगा, Q मैंने फाइंड करना है, Q इसी तरह आ जाएगा और नीचे मेरे पास 3 आ जाएगा। अब ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और दूसरी तरफ मेरे पास 3 + 2Q आ जाएगा। यहाँ 21 हो गया और ये 2 जो प्लस हो रहा था इधर आके 2 क्या हो गया माइनस हो गया और इधर क्या आ गया मेरे पास 2Q आ गया। अब देखो 21 में से 3 निकालूंगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, 21 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और इधर देखो 2Q आ जाएगा। अब 2 के साथ Q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 फालतू है, मुझे Q चाहिए, 2Q नहीं चाहिए, इसलिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 9 ज़र 18, तो Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। अब आप देखें कि जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू आपको Q की वैल्यू 9 दी हुई है आपके पास, वो यहाँ पर जो है उस हमने फाइंड कर लिया, तो उधर हम जो है Q की वैल्यू पुट करते हैं तो जो दूसरी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है 9। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास क्या था जी, पार्ट A था, 4 का पार्ट A है, B है। अब इसमें क्या है कि उसने 2 क्या है
पैरेलल लाइन दे दी है, जिस ए बी एंड देन सी डी, ठीक है, सी और डी दे दी। उसके साथ उसने हमें एक क्या है कि जी यहाँ से एक लाइन यूँ और एक लाइन जो है यहाँ से जा रही है, जो दो स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है। ये ई है और ये क्या है, एफ है। यहाँ उसने दे दिया जी 38 डिग्री दे दिया, और यहाँ पे जो है 8 डिग्री दे दिया, और ये वाला जो है कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, और ये वाला जो है 2b डिग्री दे दिया। तो कह रहे फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन से मुराद है कि हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि इस वाले पॉइंट को ना मैं o कह देता हूँ और इस वाले को मैं g कह देता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट जिसको मैंने g कह दिया, इसको o कह दिया, ताकि आसानी से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। अब देखें मेरे पास जो एंगल है AOG, AOG इज इक्वल टू DOF, दोनों क्या है 38 डिग्री के हैं। रीज़न क्या है कि वर्टिकल एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स, कि ये वर्टिकल एंगल है पैरेलल साइड के, यानी ये देखें ये AF स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर एंगल और इधर एंगल आमने सामने अपोजिट एंगल, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 38 आ गया। अब ये वाला एंगल हमारे पास 38 आ गया। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए ना, ये वाला आ जाए, तो मैं आसानी से B का भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें A भी मेरे पास आ गया। अब A कैसे आ गया मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसान से। कैसे, BAF, BAF कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है, इक्वल है किसके, AOC, दोनों किसके इक्वल हैं 38 के, और उसके आगे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल ऑफ। कैसे, ये देखें एक लाइन है ये, दूसरी लाइन ये है, और एक यूं उनका एक ट्रांसवर्सल है, काट रहा है, तो जो यहाँ एंगल बनेगा तो इक्वल होगा। इसलिए ये वाली जो यहाँ से यहाँ एक लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसके एक ऊपर एंगल बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 38, तो A डिग्री इज इक्वल टू 38। तो लो अभी इस तरह हमारे पास बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, A 38 आ गया। अब हमें चाहिए एंगल, यानी ये B चाहिए। तो देखो B जो चाहिए, अब वो किस तरह, वो मैं आपको इधर थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि यहाँ मैं लिख लूँ। अब आप देखें, ये थोड़ी सी अगर मैं लाइन एक्सटेंड भी कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूँ, या ऐसे इसी पे समझाता हूँ कि ये देखो एक पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर से नीचे ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बन रहा है, ये भी ऊपर से नीचे ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बन रहा है, यानी उसी लाइन के साथ बन रहा है जो A B और C D को कॉमन लाइन काट रही है। ये जो लाइन है ये एक कॉमन लाइन है जो इन दोनों को काट रही है। अगर दोनों को काट रही है तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हैं। अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो पैरेलल लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल की तरफ, पैरेलल लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल की तरफ दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कौन सा एंगल, हम लिखेंगे BAG, लिख लो BAG इज इक्वल टू DGE इस दोनों इक्वल है। ठीक है जी। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, DGE, या इस तरह लिख लें बेशक OGE लिख लें, ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल है, इक्वल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास BAG किसकी इक्वल है, BAG ये पूरा एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A है और इससे नीचे 30 है, तो इसमें पूरा लिख लूँगा A प्लस 30 डिग्री, A डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला एंगल मेरे पास कितना है 2B, तो यहाँ मैं लिख दूँगा जी 2B डिग्री। अब A की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है 38, तो देखो मैंने लिख दिया जी 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2B डिग्री। ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री इज इक्वल टू
2b, मुझे चाहिए b, 2 फालतू है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया तो 234 b डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया जी 34 आ गया। ठीक हो गया, 34 आ गया। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसका फाइंड करने का। बेशक वीडियो को पास करके इसका सेकंड शॉर्ट ले, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसका। वो होता है एक एक्सटीरियर थ्योरम हम लगाते हैं। एक्सटीरियर थ्योरम ये होता है कि जब आप अपोज एंगल को आप ऐड करते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, वो थ्योरम में आपको बता रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल दैट इज अपोजिट टू दीज टू एंगल। अब देखो इन दो एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो ये दोनों इसकी इक्वल आएंगे, तो ये दोनों ऐड होंगे तो किसकी इक्वल 68 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 68 बनेगा। जब ये 68 बनेगा तो फिर आपके पास किस तरह आप लिखोगे कि जो एंगल आपके पास ए जी सी, यानी ए जी सी इज इक्वल टू ओ जी ई इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला 68 डिग्री है, ये 2b डिग्री है, 68 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b डिग्री, टू 34 तो b इज इक्वल टू 34। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये निकालने से पहले आपने सिर्फ क्या करना है कि एक स्टेटमेंट ऊपर देनी है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसके नीचे लाइन लिखनी है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू टू इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल के जो सम के करते हो तो उसके बाहर वाली साइड के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करके ये आएगा और ये इसकी कौन सा इक्वल आएगा। ये ऐसे इक्वल क्यों आएंगे, यहाँ रीज़न भी बताएंगे। ये इसलिए बताना है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन 4 का पार्ट बी भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 5A। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो भी उसने दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ना एक एग्ज़ाम्पल है, आई थिंक उस एग्ज़ाम्पल की तरह है क्वेश्चन। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले साइड पे। ये एक डायग्राम इस तरह है और यूँ उसने दिया हुआ है, एक ये चीज़ दी हुई है और यहाँ v है, कह रहा है फाइंड करो। ये दी हुई है 224 224 और ये वाला उसने e इधर शायद लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये मिस प्रिंट है, यूँ है और इधर दे दिया जी, यूँ पर जो c है इधर उसने 24 डिग्री दे दिया और ये पार्ट d है और यहाँ w है, कह रहा है फाइंड करो। ये a है और ये क्या है जी b है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पर जो पेपर है ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। ये आई थिंक 5B या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 5D कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है इसकी ना, तो इसलिए आप ना देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर 5B है तब क्या होगा, दूसरे एंगल में ये एंगल निकाल के आपको बताऊँगा सही। अभी देखें मेरे पास जो एंगल V बनेगा ना, ये वाला V एंगल V, मुझे V नज़र आ रहा है इसमें जो लिखा हुआ है। मे भी आपके पास कोई A हो क्या हो, लेकिन वो मिस प्रिंटिंग है, उसमें एंगल का कोई भी नाम हो मेथड वही होता है। V इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 224 डिग्री। अब 360 कहाँ से आ गए? अब 360 की है कि पॉइंट पर जो एंगल बनता है ना, एक पॉइंट पर उसका जो पूरा यूँ, ये देखो ये पॉइंट है, उसके गिर्द जो पूरा एंगल है ना वो हमारे पास 360 होता है, 360 होता है। अब 360 में से उसने क्या कर दिया, इसको एक पार्ट हमें दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है दैट इज़ 224 है। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कह रहा है बताओ। तो लाजिम बात है पूरे का पूरा हमारे पास कितना है, सर्कल, जो पूरा कंप्लीट सर्कल है दैट इज़ 360। 360 में से ये वाला नीचे वाला पोर्शन निकालेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास बच जाएगा। एंगल V इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा जी, 136 डिग्री हमारे पास क्या आ गया। अब यानी क्या किया मैंने, 360 में से 224 निकाल लिया, 5 10 10 में से
4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, इस तरह। अब मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया जी 136। तो अब ये 136 यानी कि अब इस पूरे को ऐड करो तो 360 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक चीज़ समझनी है, जो एंगल मैंने क्या करना है और बनाना है इसका सी बी। अब मैं इसका क्या निकालूंगा जी सी बी और डी निकालूंगा। अब ये जो एंगल है ना ये वाला डब्ल्यू, अब डब्ल्यू इज़ इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, एंगल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 136 आ जाएगा। अब आप सोच लोगे ये कैसे 136 आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। अब असल में ये जो लाइन है ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। मतलब एक ये लाइन थी, एक ये लाइन है। ये वाली लाइन उसने ऊपर कुछ नाम एफ़ दिया हुआ है, ये वाला क्या है एफ़ है। यानी ये जो एफ़ और ई और एफ़ है, ई और एफ़ है, ये दोनों आपस में क्या हुए जी पैरेलल लाइन है। किस लाइन के, सी और बी के पैरेलल लाइन है। अब एक पैरेलल लाइन है, एक अगर लाइन इनको यूं कट करती है, इनका क्या है ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन कट कर रही है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो होगा क्या कि इस ये जो बी सी है एक पैरेलल लाइन, इसके ऊपर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है ना कौन सा, ये डब्ल्यू ये वाला। इसी तरह ई एफ के ऊपर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 136। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनको क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल। मैं अगर इस बी सी को मैं यूँ लिखूँ, ये देखो बी सी है मेरे पास, दूसरी मेरे पास ई एफ है, इसको ना मैंने पकड़ के ना इसको यूँ कर दिया, इसमें मेरे पास क्या हो गया बी एफ हो गया। अब अगर एक लाइन इनको यूँ चाहे यूँ काटे या यूँ काटे, अगर फ़र्ज़ के यूँ काटती है, यूँ लाइन काट रही है, तो इसके ऊपर ये वाली जगह पे अगर एंगल 1 है तो यहाँ पर एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह ये जो नीचे एंगल अगर फ़र्ज़ के 3 है तो इसके इधर नीचे वाला एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये होते हैं कोरिस्पोंडिंग कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो इसलिए ये मैं जो फालतू मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेज़ कर देता हूँ ताकि साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ। इसके आगे जो हमारे पास W है ये कितना आ गया जी, ये हमारे पास आ गया जी 136 है। अब ये 136 है, अब क्यों है, क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। क्या है जी को। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी आप लिख लें, वो ये है कि इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, यानी ये जो ए बी सी ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, यानी ये जो एंगल यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा, ये ए हमारे पास हो गई, ये बी हो गया और ये वाला एंगल, और दूसरी ये है ना मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं आगे अगर एक्सटेंड कर दूँ ना तो ये इसके पैरेलल है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ई है ना, तो ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है ये कौन सा, बी ई एफ इज़ इक्वल टू बी ई एफ इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये 136 है तो ये भी 136 होगा जो कि डब्ल्यू है, तो 136 डिग्री आ गया। और क्यों, क्योंकि ये कौन से हैं जी, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ, पहले मैं बताता हूँ फिर लिख देता हूँ, ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स के कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अब ये मेरे पास जो है कितना आ गया जी 136, इसका मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ। अब इसमें मेरे पास ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये देखें जी टोटल जो है ये यहाँ से यहाँ जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है जो कि 180 होता है। तो अब जो मेरे पास एंगल बनेगा सी बी डी, ये क्या है डी, सी बी डी, सी बी डी यानी किस पर, बी पर बनने वाला एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 136 दैट इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो सी बी डी यानी बी पर बनने वाला एंगल ये 136 है, तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये पूरा एंगल यूँ था ना, पूरा 180 था, 180 को काट दिया गया, ये वाला 136 है तो ये 144 है। 136 और 144 कितना होता है, सॉरी 136 और 44 ये कितना होता है जी, हमारे पास 180 होता है। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, ये बी चाहिए। अब ये जो बी है ये कैसे, अब हम इधर अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है। अब आप लिखोगे बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम
क्या है एक्सटीरियर एंगल का द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज equal to the exterior angle opposite to them। क्या कि दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं जब उन्हें आप ऐड करते हो तो उनका जो सम है उन्हीं के अपोजिट साइड पे, ये देखो ये वाले एंगल है, इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला है, इसलिए इन दोनों को ऐड करने से इसकी इक्वल आ जाएगा। क्यों? ये एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इधर मैं लिख देता हूँ ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं, जब ट्राइंगल के दो जो इंटीरियर एंगल होते हैं जब आप उन्हें ऐड करते हो तो उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है उन्हीं दो एंगल के अपोजिट बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के। ये दो इंटीरियर यानी इनसाइड ट्राइंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसलिए जो मेरे पास क्या बनेगा 5b होगा, 5b इज इक्वल टू 24 + 44, यानी कि ये दो इंटीरियर एंगल इसकी इक्वल। तो 5b इज इक्वल टू 68 हो गया, तो b इज इक्वल टू 68 डिग्री अवर 5। अब 68 को 5 पे डिवाइड कर दो, 5 1 = 5, 3 68 ही बनता है ना, 1 बचा, 1 ऊपर से क्या होता है 8, तो 5 2 * 5 3 * 15, 3 बच्चों पर पॉइंट नीचे 0, तो 5 6 कितना हो जाएगा 5 6 = 30। तो ये b इज इक्वल टू 13.6 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, यानी 6 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास 13.6 डिग्री आ जाएगा। एक चीज़ कि मेरे पास जो है जो ये पेपर है ना वो ज़रा मिस प्रिंट है, यहाँ 5b है या 3b है या कुछ इसी तरह का एंगल है, लेकिन जो भी है मे भी हो सकता है उसने d से रख दिया हो। जो भी दिया हुआ है यहाँ पर अगर आपके पास क्लियर प्रिंट है या कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो एंगल होता है ना वो इक्वल करोगे इन दोनों के सम के। जहाँ मैंने 5b लिखा है ना, अगर आपके पास यहाँ 3b आता है 3b के इक्वल कर लोगे, m आता है m की इक्वल कर लो, v आता है v की इक्वल कर लोगे। इस तरह हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया 5 का पार्ट बी। ये एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन है, उनमें से तो नहीं है लेकिन लाइक उन्हीं की तरह जस्ट वैल्यू चेंज की गई हैं। ये क्वेश्चन उसने दी थी 16 और x + 2 = 2, ये 16 को इधर रहने दे, ये देखो 2 आ गया, ये जो x + 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके इसने क्या हो जाना है मल्टीप्लाई। 16 इज इक्वल टू 2x + 2 2 = 4, यानी पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 16 + 4 इस तरफ ले आओ, जब ये +4 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2x बच जाएगा। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना पीछे बचेगा 12, और क्या आ जाएगा 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो 12 के नीचे यहाँ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो 2 6 = 12, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। आपके पास जो एक्सरसाइज है 8b का क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है, सिर्फ थोड़ी सी एक वैल्यू उसने चेंज की। अच्छा, इस तरह एक दो पैरेलल लाइन उसने दे दी है a b और c d दे दिए, एक उनको लाइन जो कट कर रही है, यहाँ जो है 14c है, जबकि आपका जो क्वेश्चन 8b का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है ना, यहाँ उसने 7 दिया हुआ है 7c, तो इधर उसने जस्ट चेंज कर दिया, 7 की जगह 14 लिख दिया, और इधर क्या आ जाएगा जी आई थिंक 5d है, 5d डिग्री 4 है 4d डिग्री 4d डिग्री। अब हमारे पास ना इस वाले पॉइंट को ना आप O कह दें और इस वाले पॉइंट को O डैश कह दें। अब आपके पास BO जो है O डैश, एक एंगल आपके पास बनेगा BO O डैश BO डैश इक्वल होगा, ये लाइन P के हुए है ना, यस ये लाइन P के हुए, DO डैश P इज इक्वल टू DO डैश क्या है यहाँ, ठीक है P है। अब देखें ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है कोरिस्पोंडिंग एंगल है, क्या है जी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ
पैरेलल साइड्स। ये कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं मैंने बताया हुआ आपको। ये देखो लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के नीचे वाली साइड पे ये एंगल बन रहा है, ये भी पैरेलल लाइन की नीचे वाली साइड पे बन रहा है, इसलिए ये वाला और ये वाला आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 14C, यानी ये वाला BO डैश जो है 14 डिग्री है और ये कितना है जी 140। C डिग्री इज इक्वल टू 140 ओवर 14, 14 10 140 होता है, तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी 10। अब हमारे पास क्या है जी ये वाला BO डैश O डैश BO डैश इज इक्वल टू AOQ, यानी कि BO डैश ये वाला एंगल, AOQ ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए हमारे पास 14C डिग्री इज इक्वल टू 4D। अब देखो 14 जो C है, C की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इज इक्वल टू 4D डिग्री। ये हो जाएगा जी 140 और ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखो 140 को डिवाइड कर दो किससे? 4 से। 4 3 12, 4 में 2 गए 2, ऊपर से 0, 4 5 20। तो इस तरह हमारे पास ये कितना आ गया जी 35 डिग्री इज इक्वल टू D। तो इधर लिख लेते हैं जी D इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इस तरह D की वैल्यू निकालनी थी, हमने C और D की वैल्यू निकाल ली। आगे 6B आ गया ना। B आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी बुक की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 9 का पार्ट C है, 9 का पार्ट C है, उसके अंदर थोड़ी अल्ट्रेशन की गई है, यानी वैल्यू चेंज की गई है। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है हम लिख देंगे जी फर्स्ट क्वांटिटी जो है 1.5 ईयर्स है। तो एक साल में 12 माह होते हैं और एक साल में 12 माह होते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 इस साल की जगह लिख दी। 1.5 ईयर्स और है तो 6 महीने और हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 18 मंथ्स। सॉरी इधर मंथ्स आना था क्योंकि ईयर मंथ में चेंज हो गया। 18 मंथ्स क्योंकि 1.5 साल है ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो आगे आधा साल और भी तो है ना, 6 महीने ये भी हैं, तो 12 और इस एक साल की जगह 12 महीने आ गए, आधे साल की जगह 6, तो टोटल 18 मंथ हो गए। अब हमारे पास क्या आ गई जी सेकंड क्वांटिटी। अब सेकंड जो क्वांटिटी है वो क्या है इज इक्वल टू 8 मंथ्स। लेट चेक 8 मंथ्स ही है, यस 8 मंथ। अब ये रिक्वायर्ड परसेंटेज अब हमने निकालनी है, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो उसने हमें कहा हुआ है परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 18 मंथ्स डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 8 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 के टेबल से 2 के टेबल से 2 9 2 4 कैंसिल हो गया और 4 25 तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25% दैट इज इक्वल टू 225%। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो क्योंकि हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन 7 है, इसका पार्ट ए और बी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखें ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आपकी बुक में एक्सरसाइज है जी आपके पास 5C है, 5C का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें और दोनों वैल्यू में क्या चेंज है? उधर उसने कहा था कि गाड़ी है जो कि लोड हुई है ईंटों से दैट इज ब्रिक्स, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स उधर किया हुआ है, उधर क्या हुआ है सीमेंट किया लोरी हैज़ अ मैस ऑफ 1400 kg। मैं आपको मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। उधर उसने क्या कहा था कि एक ट्रक है जो लोड हुआ है ईंटों से, यहाँ कह रहा है कि ट्रक है जो लोड हुआ है सीमेंट से। उधर उसने कहा था कि जो ट्रक है जो लोड हुआ है सीमेंट ईंटों से उसका वज़न है 11,600, लेकिन इस क्वेश्चन में 11,600 की जगह उसने 21,400 यानी 21,400 kg दे दिए। और उधर क्या कहा हुआ था कि जो मैस सीमेंट का मैस है वो 3 गुना है लोरी यानी गाड़ी के ट्रक की निस्बत, जबकि उधर 3 गुना कहा हुआ था, इधर उसने 4 गुना कहा हुआ है। और उधर उसने कहा था कि ब्रिक्स का जो वज़न है ईंटों का वो बताएं, यहाँ पे सीमेंट का वज़न पूरे कह रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट जो हमारे पास मैस ऑफ एन एम्प्टी यानी खाली जो ट्रक है लॉरी उसका कितना वजन है x kg, हमने x kg है
मैस ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट है उसने क्या कहा है कि 4 गुना है तो 4x आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि जब मैस ऑफ एन एम्प्टी यानी जो खाली गाड़ी है, एम्प्टी लॉरी यानी खाली गाड़ी का, प्लस जो मैस ऑफ सीमेंट है वो दोनों जो हैं वो हैं जी कितना है जी 21,400 kg, 21,400 kg है। यानी जो खाली गाड़ी है उसका वज़न, जो कि हमने क्या कहा हुआ है कि वो x है, यानी यहाँ से यहाँ तक खाली का वजन, यानी मैस ऑफ एन एम्प्टी लॉरी यानी खाली गाड़ी का वज़न x है, ये प्लस का साइन, मैस ऑफ सीमेंट कितना है जी 4x है। टोटल इन दोनों का, खाली गाड़ी और सीमेंट का वज़न जो है वो कितना है जी 21,400 kg, यानी खाली गाड़ी का जो वज़न है वो और सीमेंट के जो वज़न है ये टोटल वज़न जो है 21,400 है। यानी ये होता है कि जब आप अक्सर हाईवे वगैरह पे जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है कांटा, यानी कि आप वज़न कराएं। उसमें क्या होता है कि गाड़ी जो है आप लेके जाते हैं वहाँ एक जगह खड़ी करते हैं, नीचे टायरों के नीचे वो सेंसर टाइप होता है, वो आपका वज़न गाड़ी का बता देता है कि इनके वेट समेत जो गाड़ी है उसका कितना वज़न है। तो ऑलरेडी उसमें फिर चेक कर लिया जाता है कि कितना है, क्योंकि ख़ास जो वेट होता है, वज़न होता है, वो अलाउ होता है हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं तो आप पे जुर्माना हो जाता है। क्यों कि ज़्यादा जो वो ख़तरनाक होता है रोड के लिए, रोड की जो हालत है इन्हीं सी वजह से ख़राब हो जाती है कि जब इतनी ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, जितना रोड जो है वज़न बर्दाश्त कर सकती है उससे ज़्यादा वज़नी गाड़ियाँ रोड पे जब चलती हैं तो क्या होता है कि रोड ख़राब होता है, इसलिए एक ख़ास महदूद वज़न जो होता है वो अलाउ किया होता है, मैस अलाउ किए होते हैं। अब 4 और 1 यानी 4x + 1x कितने हो गए 5x हो गए, और इधर क्या आ गया 21,400 आ गया जी। अब देखो x = ये जो हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब देखें 21,400 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़र 21, ऊपर से क्या होता है 4, 5 2 ज़र 10, 4 ऊपर से ये वाला 0 नीचे उतर आया, 5 8 ज़र कितना हो गया जी 40, एक ये वाला 0 बच गया, इधर भी लगा दो और ऊपर भी लगा दो। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 4280 kg, यानी ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास आ गया जी गाड़ी का वज़न आ गया। अब हमने क्या करना है निकालना है मैस ऑफ सीमेंट। अब देखो मैस ऑफ सीमेंट अब 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि 4 को 4,280 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा जो है आप टोटल जो वज़न है उसमें से ये जो गाड़ी है उसका वज़न निकालें तो तब भी आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ मैस ऑफ सीमेंट। मैस ऑफ सीमेंट है, हम क्या करते हैं कि जो यही लिख लेते हैं 4 × x, तो 4 × 4280 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 17,120 आ गए, 17,120 kg ये सीमेंट का वज़न है। ठीक है, आपने क्या किया x की जो वैल्यू, x का आंसर आया वो इधर रखा, यानी 4x 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दूसरी तरह आप इसका दूसरा तरीका ये है कि आप मैस ऑफ जो इसका निकालेंगे, मैस ऑफ सीमेंट टोटल कितना है जी 21,400 माइनस 4280 करोगे तब भी आपके पास 17,120 ही आएगा, kg ही आएगा। तो आप चाहें तो ये वाले 2 स्टेप कर लें, आप चाहें तो ये वाला स्टेप कर लें, दोनों ठीक हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। पार्ट बी जो है वो कह रहे उसने क्या दिया 1/a - 1/b 1/a - 1/b = 1/c 1/d। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो रही है मुझे कि मेरे पास जो ये नोट है ना पेपर, इनमें वो शायद मिसप्रिंट है या क्या, मुझे लग रहा है कि वेरी क्लोज टू डिवीजन का साइन है। लेकिन बुक में अगर आप देखें तो आपकी बुक में जो है ना यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ डिवीजन के बजाय प्लस का साइन दिया हुआ है। इसमें एक तो ये वाला साइन का डिफरेंस मुझे लग रहा है उसने चेंज किया। दूसरा ये है कि बुक में आपके पास ना वैल्यू a की जो उसने वैल्यू दे दिया ना वो 1/2 दे दिया, जबकि इधर उसने a की वैल्यू 1/2 की जगह 2/3 दे दी है। दूसरी बात है कि b की वैल्यू उधर उसने 1/4 दी है, जबकि इधर 5/8 दी है, यानी b की वैल्यू 1/4 की जगह 1/8 कर दिया, और d की वैल्यू जो है वहाँ पर 1/5 है, जबकि यहाँ पर उसने जो d की वैल्यू है 3/7 दे दी है। तो एक तो उसने वैल्यू में थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। क्वेश्चन सेम है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा ये भी बता देता हूँ मैं। एक्सरसाइज आपकी जो है 5b है और क्वेश्चन आपका 10 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक में। यहाँ उसने क्या दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया, यहाँ माइनस का साइन दिया, एक बी और डी की वैल्यू में डिफरेंस है, यहाँ पर उसने वैल्यू चेंज कर दी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा मैं ये डिवीजन के साइन के साथ भी आपको करा देता हूँ और प्लस के साइन के साथ भी आपको करा देता हूँ। प्लस के साइन इस तरह करा देता हूँ क्योंकि बुक में क्वेश्चन जो है वो यहाँ प्लस का साइन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है प्लस का साइन है ताकि तब भी आपको आता हो, और अगर प्लस के बजाय वो वैल्यू चेंज करके डिवाइड का साइन कर देते हैं तब भी आपको आना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 माइनस 1/b की जगह वैल्यू क्या लिख देंगे 5/8 इज इक्वल टू 1/c फाइंड करना है, डिवाइड बाय 1/d की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। अब क्योंकि ये नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू है, जब भी ऊपर 1 हो नीचे वैल्यू फ्रैक्शन में हो, अवर की फॉर्म में हो, तो वो ऊपर जाके उलट जाती है, यानी 2/3 ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 5/8 ऊपर जाएगा तो 8/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/c। इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा तो 3/7 के बजाय 7/3 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया। ठीक है जी। अब जब यहाँ हमारे पास 10 एलसीएम आएगा, 2 को हम 10 पे डिवाइड करें 5 टाइम जाता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाता है। 5 2 ज़र 10, 2 8 ज़र 16, यानी 2 को डिवाइड किया 10 पे, 2 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 5 ज़र 10, 5 आंसर आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़र 15। इस तरह 5 2 ज़र 10, 2 आंसर 2, 2 8 ज़र 16 इज इक्वल टू 1/c मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब इसमें हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर क्या होता है फ्लिप, यानी उसका फ्लिप कर जाता है, यानी उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, तो उलट जाता है। अब यहाँ पे -1/10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7/3 इज इक्वल टू 1/c। अब देखो क्या हुआ, ये जो नंबर इस तरफ था, एक फ्रैक्शन में नंबर अगर हो, कोई नंबर हो फ्रैक्शन में हो मल्टीप्लाई हो रहा, वही नंबर जब आप इस तरफ लेके जाते हैं तो वो उलट जाता है, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्योंकि ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, लाजिमी बात है उसने आके इधर डिवाइड होना था, तो जब डिवाइड होना था, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यही चीज़ आपके पास बन जाती है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 7 1 ज़र 7, 3 10 ज़र 30 इज इक्वल टू 1/c, यानी ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1/c इज इक्वल टू -7/30। अब हमें 1/c नहीं चाहिए, c चाहिए, तो इसको उलट कर दो, ये c/1 मतलब c हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 30/7। साइन माइनस का, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो आप चाहें तो डिवाइड कर लें। 7 4 ज़र 28, पीछे क्या बचेगा 2, तो अब आप इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -4 2/7। अब आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आंसर इसका आ गया। ये उस सूरत में अगर यहाँ पर साइन क्या हो डिवाइड का। अब हम इस साइन को डिवाइड के बजाय प्लस का करते हैं, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको यहाँ पे साइन प्लस करके इसको सॉल्व करें। आई होप कि क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, इन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम क्या करते हैं जी, इसका साइन डिवाइड के बजाय यहाँ प्लस का साइन चेंज कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अब ये देखो, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल, इसका भी ऊपर जाके रेसिप्रोकल, इसका भी ऊपर जाके, यानी जो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो फ्रैक्शन में हो तो ऊपर जाके क्या हो जाती है उलट जाती है। तो 2/3 3/2 हो गया, 5/8 8/5 हो गया, 3/7 7/3 हो गया। अब इस वाले 3/2 8/5 7/3 इज इक्वल टू 1/c। ये वैल्यू प्लस की थी 7/3, ये इधर आके माइनस हो गया, क्योंकि इसको हम इधर इसलिए लेके आए कि हमें c चाहिए, तो c जो है उसको हमने फ़िलहाल क्वेश्चन से बिल्कुल सेपरेट करना है। अब देखो 55 और इस 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा जी 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, जब 2 5 और 3, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम लोगे तो 30 आ जाए। 2 5 ज़र 10, 10 3 ज़र 30। जब भी नीचे सारे प्राइम नंबर हो तो उन सबको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है। 2 का टेबल इधर जाएगा 30 पे 10 टाइम, 2 10 ज़र 30, 10 3 ज़र ऊपर भी 30 आ जाएगी। 2 का टेबल सॉरी 2 का टेबल 10 पे 15 टाइम जाता है, तो 15 3 ज़र 45। अब देखें हमारे पास ये जो 2 है, 2 को आप डिवाइड करोगे 15 पे 30 पे तो 15 आएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाएगा। 5 का टेबल 30 पे 6 टाइम जाएगा, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 ज़र 48 हो जाएगा। 3 का टेबल 10 10 को 7 तो 70 हो जाएगा। 3 का टेबल 30 पे 10 टाइम जाता है, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70 इज इक्वल टू 1/c। अब 45 इसी तरह आ जाएगा, -8 और 118/30 इज इक्वल टू 1/c आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये दोनों ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था। जब भी सेम साइन हो तो एडिशन हो जाती है। अब आपने क्या करना है, 118 से हमने क्या करना है जी 45 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 8 में से 5 गए 3,
और 11 में 7, तो यह आ जाएगा जी हमारे पास 73 आवर कितना आ गया जी 30, और साथ साइन क्या आ गया माइनस का 1 आवर सी। माइनस का क्यों आया? बिकॉज 118 इज़ ग्रेटर देन 45। तो अब देखिए हमें सी चाहिए, 1 आवर सी नहीं चाहिए, तो इन दोनों को उलट कर दो। ये 30 ऊपर चला जाएगा, 73 नीचे आ जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, और ये सी आवर 1 मतलब सी आवर 1 का मतलब क्या होता है? सी होता है, इसलिए मैं सी लिख दूँगा। तो सी को मैं इधर लिख देता हूँ, और -30 आवर 73, तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो उसने वैल्यू दी हुई थी, बी की वैल्यू 5 आवर 8 है, डी की वैल्यू 3 आवर 7 है, ठीक है, और ए की वैल्यू 2/3 है। तो ये देखिए 2/3 आ गया, 5/8 आ गया, 3/7 आ गया, 8/5, 3/2, ठीक है। इसी तरह हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर 2 का टेबल 15 टाइम 15 3 ज़र 45, 6 ज़र 6 8 ज़र 48, 3 10 10 7 ज़र 70। तो इस तरह हमारे पास सी जो है आ गया, और साथ ही हमारा जो है ये पेपर जो सेक्शन 2 था सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का, वो हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका जो सिलेबस आता है फाइनल टर्म में, वो यही सिलेबस ऑलमोस्ट आता होता है, और इसमें यही कंसेप्ट होते हैं। ये जो अगर आप कर लेते हैं पेपर, तो आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट जो इस पेपर में पूछे जाएंगे, जो इन कंसेप्ट पर बेस कर रहा होगा आपका पेपर, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकता है यही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यही दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्या है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और आपका जिस तरह की भी वैल्यू आए, जो भी आए, आप आसानी से हल कर लेते हैं। इसलिए वैल्यू के बजाय कंसेप्ट पर फोकस किया करें। इन पूरे इस लेक्चर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।